जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप क्लास 12th वाले विद्यार्थी हैं और आपको देना है 2025 में बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग के लिए यह वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद जो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न को बताया था, उसमें मैंने आपको 45 जो है प्रश्न हमने टोटल यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो 45 प्रश्नों के जो सोल्यूशन है आज हम आपको इस वीडियो में यहाँ पे कराने वाले हैं, और ये सभी जो प्रश्न होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्जाम में एकदम छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आइए इसको मैं आपके एकदम सोल्यूशन के साथ बता देता हूँ, ताकि आप एग्जाम में एकदम इसको फोड़ करके आ जाए आप अपने बायोलॉजी के पेपर को। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान के पेपर को, और इसमें जो भी प्रश्न मैंने आपको बताया था उसको आइए यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो जैव विविधता तत्व स्थल है वो क्या है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे, तो बस केवल आपको ध्यान से देखना है, सारे प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो केवल ध्यान से देखिए आपको उसको लिखना कैसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पूछा गया कि जैव विविधता तत्व स्थल जो है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे देखिए इसके मतलब कि जैसे मैंने उस वीडियो को जैसे मैंने अपलोड किया था इस वाले वीडियो को, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इसके जो मतलब फुल वीडियो है यानी इसका पूरा आप सॉल्यूशन भी बताइए। तो आपके जो कमेंट्स है उसको मैं देख करके यहाँ पे मैं सोचा हूँ क्यों ना आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी इसका दे दिया ही जाए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो आप इस उत्तर को भाई कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से केवल देखिएगा। आप इसको भाई ऐसे लिखेंगे कि उत्तर आपको यहाँ पे डाल देना इस प्रकार से, और ये 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको, तो जैव विविधता या फिर तप्त स्थल। ठीक है, देखिए जैव विविधता तप्त स्थल जो है या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट देखिए हम उसको कहते हैं जो मतलब कि जहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग विभिन्न प्रकार के अलग अलग वेरायटी के जीव जंतु रहते हैं, उसको हम यहाँ पे हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे भारत है। ठीक है, भारत का हमारा पूरा नक्शा बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से, तो हमारे भारत मान लीजिए, तो इसमें जो हमारे यहाँ पे जो पश्चिमी वाला घाट होता है इधर वाला, ठीक है, क्योंकि इधर ज्यादा वर्षा होती है जिसके कारण यहाँ पे हॉट स्पॉट वाला हमारा केंद्र जो कि बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हॉट स्पॉट हो जाता है, और ये वाला हमारे हॉट स्पॉट है इधर वाला। ठीक है, यानी पूर्वी हिमालय वाला। तो ये दो हमारे जो है कि जैव विविधता तप्त स्थल या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा कि जैव विविधता या फिर तप्त स्थल या फिर बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट होते हैं वे क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जहां पर जीव जंतु जो है हमको देखने को मिलते हैं, वही हमारे ज्यादा जो है कि वो हमारा हॉट स्पॉट यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग वेरायटी के आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे, वही हमारा हॉट स्पॉट होता है। तो वही आपसे पूछा गया था कि जो जैव विविधता तप्त स्थल है वो क्या है, तो आप केवल ऐसे लिख दीजिएगा कि वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट यानी फिर जो जैव विविधता तप्त स्थल या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होता है, तो वे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है वही हमारा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण लिख देंगे तो आपको और बेटर नंबर मिलेगा, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। आपको यहाँ पे लिख देना पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, आप इस प्रकार से दिखा दीजिएगा, आपका 1 नंबर जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि डीएनए के और आरएनए में कोई दो अंतर, आपको यहाँ पे एक अंतर को हमें बताना है। ठीक है, आपसे देखिए 2 भी अंतर पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे करिएगा, और एग्जाम में एकदम छपने वाला होगा। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे भाई कैसे, तो देखिए ध्यान से केवल उत्तर में आप ऐसे आप लिखेंगे, और आप लिखेंगे डीएनए और आरएनए। ठीक है, पहला भाई क्या है, तो डीएनए को हम कहते हैं यहाँ पे डीएनए जो होता है इसको हम डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइबोज न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पे होता है, तो देखिए डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हम उसको शर्करा बोल देते हैं, यानी दोनों ही शर्करा ही होते हैं, ये भी शर्करा है, लेकिन ये डी ऑक्सी राइबोज शर्करा होता है और ये केवल राइबोज शर्करा होता है। ठीक है, तो यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं, और इसको डी जो कि ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक हो जाएगा। अगर एक और केवल आपसे पूछेगा तो आप एक किस प्रकार से लिख दीजिएगा, या फिर अगर आप 2 को अगर पूछ दें तो भाई कैसे लिखेंगे इसको। दूसरा भी सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए कि क्षारकों में जो युग्मक यानी इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, कि इसमें आप इस पर से ध्यान रखिएगा इसको ATGC। ठीक है, ATGC। ठीक है, अब इस पर से ध्यान रखिए ATGC, तो इसमें जो टी वाला यानी एडिनिन और यहाँ पे थाइमिन। ठीक है, यहाँ पे एडिनिन थाइमिन, इसमें थाइमिन होता है। अब आप देख पा रहे होंगे ये दोनों लगभग हमारा सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो थाइमिन है और इसमें जो यूरेसिल है, ठीक है, ये हमारा केवल अलग होता है। यानी डीएनए में ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंट होता है, क्या होता है भाई कि इसमें हमारा थाइमिन पाया जाता है और इसमें हमारा यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, और केवल इसको दिखा देंगे ना कि इसमें डीएनए में हमारा थाइमिन जो है पाया जाता है, और जो कि आरएनए में हमारा थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा इसमें डिफरेंट हो जाता है, यानी एडिनिन थाइमिन साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, एडिनिन यूरेसिल साइटोसिन और गुआनिन, यहाँ पे देखिए हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ये आपका सेकंड वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करते हैं फाइलेरिया रोग के रोग कारक के एक जंतु वैज्ञान के आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, तो भाई फाइलेरिया रोग का रोग कारक भाई कौन सा है, तो उसको ध्यान से केवल देखिएगा, बस आपको यहाँ पे रोग कारक नाम लिखना है। तो देखिए फाइलेरिया रोग के रोग कारक भाई कौन कौन से, तो यहाँ पे नेमाटोड कृमि। ठीक है, कृमि मतलब होता है हेलमेंथीज। ठीक है, कृमि मतलब क्या होता है, तो हेलमेंथीज। ठीक है, हेलमेंथीज होता है,
इसको ध्यान रखिएगा, हेलमिंथेस इसको कहते हैं। क्रीमी मतलब हेलमिंथेस होता है, और ये हमारा नेमाटोड जो है हेलमिंथेस, इसी के कारण हमारे यहाँ पे फाइलेरिया रोग यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका रोग कारक हो जाएगा, ये हमारे ये होता है कि ओन्कोसेर का वॉल्वुलस जो होता है, ये हमारा एक जो कि जीवाणु होता है, ठीक है। इसी कारण हमारे यहाँ पे फैलता है रोग कारक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाले होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्वप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। ये भी सब एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, ध्यान रखिएगा, और एक एक नंबर जैसे आपको लिखना भी है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे बोला गया कि स्वप्रभाविता, ठीक है। स्वप्रभाविता को आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, केवल स्वप्रभाविता जो है जब किसी कारक या फिर जीन, ठीक है, कारक या फिर जीन में युग्म विकल्पी में कोई भी कारक जो है वो प्रभावी या फिर अप्रभावी न होकर के मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। अब देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सहप्रभाविता का मतलब क्या है कि सह मतलब होता है दोनों, और प्रभाविता मतलब होता है प्रभाव देना, ठीक है। बस इस प्रकार से ध्यान रखिए, सहप्रभाविता यानी सह मतलब दोनों, प्रभाविता मतलब प्रभाव, यानी आपसे बोला गया केवल मिश्रित रूप से जब प्रभाव डालते हैं, यानी दोनों का प्रभाव जब हमको देखने को मिलता है, तो वही हमारा होता है कोडोमिनेंस, यहाँ पे यानी सहप्रभाविता इसको हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। यानी जब किसी कारक या फिर जीन, देखिए आप केवल ध्यान से केवल देखिए, आपको इसी में याद हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, बस अब ध्यान से केवल देखते चलिए, ठीक है। कारक या फिर जीन युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या फिर अप्रभावी न होकर, यानी कोई भी मतलब दोनों में से कोई भी एक प्रभावी नहीं है, ठीक है, और नहीं वो अप्रभावी है, ठीक है। तो लेकिन दोनों का जो प्रभाव है हमको निश्चित रूप से देखने को मिलता है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे स्वप्रभाविता। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। अगला हम प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया कि यहाँ पे आपसे पूछा गया कि टाइफाइड बुखार होने का यहाँ पे कारण जो है इसमें सूक्ष्म जीव जो है कौन सा है। तो इसको ध्यान से केवल देखिएगा, यहाँ पे टाइफाइड बुखार भाई क्यों होता है, उसके जीवाणु केवल आपको नाम लिखना है। तो देखिए ध्यान से, केवल यहाँ पे हमारा दिया गया है कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले जीवाणु यहाँ पे सूक्ष्म जीव भाई कौन सा है, तो साल्मोनेला नामक वायरस आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नामक वायरस जो जगह आपका यहाँ पे, इसी कारण यहाँ पे टाइफाइड बुखार जो यहाँ पे होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया कि जैव विविधता जो है क्षति से कोई दो यहाँ पे कारण आपको बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाले होंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो देखिए जैव विविधता नुकसान पहुंचाने वाले दो प्रमुख कारण आपको ध्यान रखने भाई कौन सा हो सकता है। तो आप ही आप बताइए, जैव विविधता यानी जहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे क्या कारण हो सकता है। तो एक तो हो सकता है कि आप जंगलों को काट करके अपना आवास बना ले रहे हैं, ठीक है, तो आवासों का विनाश जो होता है यहाँ पे इससे भी होता है, ठीक है। यानी आवास विनाश, यानी इससे हमारे यहाँ पे जैव विविधता क्षति हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो जंगल थे पहले उसको काट करके अब आवास बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाए एक जैव विविधता को क्षति पहुंचाने के कारण। और एक हमारा हो जाए एक प्रदूषण, ज्यादा प्रदूषण होने के कारण भी भाई जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका यहाँ पे हमको यहाँ पे क्षति देने को मिलती है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो दो चीज ध्यान रखना है, आवासों का विनाश और यहाँ पे प्रदूषण, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। छठवां प्रश्न आपको आई होप आपको क्लियर हो गया। ध्यान से केवल आपको देखते चलना है, सभी एक एक नंबर का प्रश्न है और आपको ऐसे ही लिखना भी है, ठीक है। अगला प्रश्न के सामने दिया गया कि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या आपको केवल बताना है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न आपको दिया गया कि भाई गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो क्लाइनफेल्टर जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 47 हो जाती है, यानी टोटल अगर बात कीजिए नॉर्मल मनुष्य में तो यहाँ पे 46 ही होती है, लेकिन इसमें 47 हो जाती है। और भाई 47 हो जाने के कारण इसमें होता क्या है कि इसमें नपुंसकता का यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 47 हो जाने के कारण ये नपुंसकता हो जाता है, स्त्री पुरुष दोनों का यहाँ पे गुण यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टर्नर जो सिंड्रोम होता है इसमें 45 हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि एक जो होता है यानी घट जाता है। टोटल हमारे 23 जोड़ी मतलब कि सिंड्रोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें से एक हमारा कम हो जाता है, यानी 45 हो जाता है। तो 45 हो जाता है, इसका मतलब कि इसमें एक हमारा कम हो गया, इसके कारण हमारे यहाँ पे बाजपन हो जाता है, ठीक है। बाजपन यानी बच्चे का न होना, ठीक है, बाजपन हो जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि उस यहाँ पे दिया गया कि परागकण मात्र जो कोशिका गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, ये आपको बताना है। भाई गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो देखिए हम इसको आपको बताते हैं। तो देखिए पराग मात्र जो कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आपका 2n होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2n होती है, यानी जो आपका पराग मात्र अगर कोशिका आपको दिया हुआ है उनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, यानी n के स्थान पर रखते चले जाएंगे तो आपको उसका मान जो है यहाँ पे मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो बस आप केवल ध्यान रखिएगा ये वाला कि पराग मात्र जो कोशिकाएं होती है, यानी जो कोशिकाएं होती है इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 2n होती है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला 9वां आपके प्रश्न भाई क्या पूछा गया था। 9वां प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया था
कि नर जर्म कोशिकाएं यहाँ पे ये पूछा गया है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो डीएनए और आरएनए को तोड़ देता है, यानी डीएनए को अणुओं में तोड़ देता है। भाई कौन सा हो सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए केवल ध्यान से आप देखते चलिए, डीएनए अणु जो खंडों में भाई तोड़ देता है, भाई कौन सा हो जाएगा वो, तो आपका यहाँ पे डीएनए लिगेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा लिगेज हो जाता है, यानी ये ही हमारे क्या करता है कि डीएनए को अणुओं में यानी कई खंडों में यहाँ पे तोड़ने का यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है, यानी डीएनए के जो अणु है उनको तोड़ने का भाई कार्य कौन करता है, तो यही हमारा करता है लिगेज, ठीक है, लिगेज ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भाई क्या दिया गया कि नर जर्म कोशिकाओं का विभाजन जो है किस शुक्राणु का निर्माण यहाँ पे करती है, ठीक है, यानी नर जर्म जो कोशिकाएं होती है किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से केवल देख चलिए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के जरिए शुक्राणु का निर्माण करती है। बस एक एक नंबर का क्वेश्चन है, एक एक आपको यहाँ पे लाइन में भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन के मतलब कारण यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, ये आपको क्लियर करते चलना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होता हुआ चल रहा होगा, कहीं भी आपको डाउट हो आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे क्लियर जरूर कर देंगे, ठीक है। तो आगे मैं बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखिए समष्टि यानी जो परिकल्पित, आपसे केवल ये पूछा गया कि पिरामिड जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो एक हमारा पिरामिड जो होता है वो तो हमारे यहाँ पे एक हमारा सीधा होता है और एक हमारा उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जीव भार के आधार पर, आप इसमें लिख दीजिएगा कि जीव भार के आधार पे, ठीक है, जीव भार के आधार पे हमारे यहाँ पे जो पिरामिड होता है वो सीधा बनता है, और अगर देखेंगे अगर ऊर्जा के आधार पे तो भी हमारा पिरामिड जो होता है वो सीधा बनता है। और ये उल्टा की अगर बात करेगा तो आप लिख दीजिएगा कि जो समुद्री में होता है, समुद्र में, तो उसमें समुद्र में क्या होता है कि हमारा समुद्री जो स्थल होता है उसमें हमारे यहाँ पे जो पिरामिड का आकार होता है वो हमारा उल्टा बन जाता है, ठीक है। ये आपको केवल इस प्रकार से लिख देंगे, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 12वां प्रश्न। 12वां आपका दिए गए कि पर परागण से लाभ संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आगे हम बात करते हैं पर परागण से भाई क्या लाभ है उसका आपको संक्षेप में यहाँ पे उल्लेख करना है। तो ध्यान से केवल देखते चलिएगा, देखिए जब किसी एक पौधे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसको, जब किसी एक पौधे के यहाँ पे परागण उसी प्रकार की किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं उसको हम पर परागण करते हैं। अब भाई ये क्या है उसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे एक यहाँ पे फूल है, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे फूल है, ये हमारे इस प्रकार से हमारा एक फूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए हमारे इसमें ये हमारा इसका पुष्पासन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से निकला हुआ है, ठीक है, ये हमारा वृंत हो जाता है, ये हमारा पुष्पासन हमारा पुष्पदल हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो हमारा वर्तिकाग्र, जैसे मान लीजिए कि एक और हमारा है, ये हमारा दूसरा है, ठीक है, ये हमारा एक दूसरा यहाँ पे बना हुआ है फूल, ठीक है, ये हमारा दूसरा मान लीजिए फूल है। तो इसके यानी देखिए यहाँ पे बोला गया कि उसी प्रजाति के यानी समान प्रजाति के, ये भी हमारे वही मान लीजिए हमारे चमेली का फूल है, ठीक है, ये हमारा चमेली है, सॉरी इसको मान लीजिए ना आप यहाँ पे कि सरसों का है, ठीक है, ये मान लीजिए सरसों है, ये भी हमारा सरसों है, ठीक है, तो ये दोनों सरसों है, तो यानी सरसों का। तो देखिए इस वाले सरसों के फूल का जो यहाँ पे जो परागकण है, यानी इसके जो इसमें परागकण जो होते हैं ये निकल करके इसके वर्तिकाग्र में यानी इसके बीच में जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो ये हमारा होता है पर परागण, ठीक है, यानी एक ही प्रकार के जब पौधों से यानी जो आपके जो भी पौधे होते हैं उसमें से पहुंच करके यानी परागकण निकल करके, परागकोश से परागकण निकल करके और उसी को वर्तिकाग्र में चले जाते हैं तो आपका पर परागण हो जाता है। अब ये इसके भी वर्तिकाग्र से निकल करके इसके भी परागण से निकल करके यहाँ पे जो परागकण है इसमें वर्तिकाग्र में पहुंच सकते हैं, या फिर इसी के प्रजाति के दूसरे से यहाँ पे निकल करके इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारा दोनों बात एक ही है, ठीक है, या अपने से हो जाए तो भी पर परागण, इसको हम बोलेंगे सो परागण, ठीक है, अगर अपने से हो गया ना तो इसको हम बोलेंगे सो परागण, अगर दूसरे से हो रहा है यानी दूसरे कोई यहाँ पे इसी प्रकार का दूसरा कोई प्रजाति का है और उससे हो जा रहा है तो इसको हम जो कि पर परागण यहाँ पे बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जब दूसरे मतलब कि एक ही प्रकार के समान जाति के जब दो पौधे हों उसके परागकण जो होंगे, इसके परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं यानी इसके बीच में पहुंच जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पर परागण, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए यहाँ पे और टोटल 12 क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं अगला भाई प्रश्न आपके सामने क्या दिए गए, अगला हम देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पे सामने दिए गए कि खाद्य श्रृंखला, ठीक है, आपसे पूछा गया खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। अब हम खाद्य श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं, तो ध्यान से केवल देखते चलिए कैसे आपको बनाना है, किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख दीजिए खाद्य श्रृंखला आपको इस प्रकार से बना देना है। अब इसको आपको यहाँ पे सन को दिखा देना है यानी सूर्य को आपको दिखाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पेड़ पौधे बना देना है थोड़ा सा, और यहाँ पे ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और ये हमारा तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्राथमिक में वही कौन होगा, जो शाकाहारी होता है, ठीक है, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी जो होता है वो प्राथमिक में आता है क्योंकि केवल और केवल पेड़ पौधे खाता है। देखिए मैंने
तीर लगाया हुआ है केवल पेड़ पौधे खाएगा। लेकिन जो द्वितीयक में आता है वो सर्वाहारी होता है, ठीक है, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब कि ये दोनों खाता है, यानी ये पेड़ पौधे भी खाएगा और ये जो आपका यहाँ पे होगा प्राथमिक में हो जाएगा उसको भी यहाँ पे खाएगा। लेकिन जो थर्ड वाला होता है ना, ये हमारा मांसाहारी होता है, यानी मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब केवल वो मांस ही खाएगा और कुछ भी नहीं खाएगा। तो मांसाहारी केवल मांस खाएगा वो, यानी यह केवल और केवल यहाँ पे जो सर्वाहारी है ना इसको भी खा सकता है, और ये जो कि इसको भी खा सकता है, प्राथमिक वाले को खा सकता है, लेकिन वो पेड़ पौधों को नहीं खाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कट लगाया हुआ है, यानी ये पेड़ पौधों को नहीं खाएगा, केवल मांस को खाएगा। या तो इंसान को खा सकता है, जैसे सर्वाहारी में इंसान आ जाएगा, यानी कोई भी मनुष्य आ सकता है, ठीक है। और शाकाहारी में जैसे बकरी आ जाएगी, जो आपका भेड़ आ जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्लियर करते चलना है। उसके बाद हमें लास्ट में आता है अपघटक, यानी इससे हमारा एनर्जी ये लिया, इससे हमारा एनर्जी ये लिया, और इसके बाद जो हमारा बचता है उसका एनर्जी अपघटक के द्वारा फिर इसको मिट्टी में इस तरह से मिला दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, तो हमारा अपघटक हो जाता है। इस वजह से खाद्य श्रृंखला की हमारे ये चक्र जो है वो चलता रहता है। और फिर ये मिट्टी बन गया, फिर से मिट्टी में से ये पेड़ पौधे उसको लेंगे इस ऊर्जा को, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर वजह से चक्र जो है चलता रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये आपके 3 नंबर के प्रश्न आपको एग्जाम में 100% छपा हुआ मिलने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कौन सा भाई प्रश्न पूछा गया कि अपूर्ण प्रभाविता का जो है क्या होता है, इसको हमें उदाहरण से बताना है, ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता आपसे पूछा गया, ध्यान से केवल देते चलिएगा। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या है? अपूर्ण का मतलब क्या होगा कि पूरा ना हुआ हो प्रभाविता, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता यानी पूर्ण नहीं है। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता जो है किसी भी प्रक्रिया का परिणाम अपेक्षित पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। यानी नहीं होना ही क्या कहलाता है? अपूर्ण प्रक्रिया। यानी किसी भी प्रक्रिया का यानी पूर्ण न होना वो क्या कहलाता है? तो उसका हमारा अपेक्षित जो परिणाम होता है वही हमारा जो कि अपूर्ण यहाँ पे प्रभावित यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो पूर्ण नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आपको यहाँ पे लिखना है कि यह घटना एक जैविक घटना है, ठीक है। यह केवल मतलब कि जैविक यानी जीवों में होती है, ठीक है। तो जो तब तक होती है जब विपरीत लक्षणों वाले जीव संकरण से पैदा होने वाली पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण दिखते हैं। इसे आंशिक प्रभुत्व जो कि प्रभुत्व भी कहा जाता है, ठीक है। आंशिक मतलब कि थोड़ा थोड़ा प्रभुत्व, ठीक है। यानी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, आंशिक यानी थोड़ा थोड़ा। अगर दोनों का अगर अलग अलग जो मान लीजिए दो चीजें हैं इनका अलग अलग हम संकरण अगर कराते हैं तो दोनों का हमको यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देखने को मिलता है, आधा आधा यानी कम मतलब कि आंशिक रूप से देखने को मिलता है। इसी को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इस प्रकार से, अपूर्ण प्रभाविता जो है किसी भी प्रक्रिया का यहाँ पे पूर्ण न होना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। और जब तक यहाँ पे विपरीत लक्षणों वाले जीवों के संकरण पैदा होने वाली पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण हमको दिखाई देते हैं, यानी दोनों के बीच की जो लक्षण है वो हमको दिखाई देते हैं, यानी आंशिक प्रभुत्व हमको जो कि दिखाई देता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको हम अपूर्ण प्रभाविता यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आंशिक प्रभुत्व के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा हुआ कि क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता, यानी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, बस आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। अब इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा आर वाला है यहाँ पे लाल पुष्प हो जाएगा, ये हमारा जो कि स्मॉल आर है, यानी इसको हम सफेद पुष्प मान लेते हैं। तो हमारा आर और यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है। अब हम जो इसका संकरण कराते हैं तो एक हमारा आर बन जाएगा, यानी हमारा पूर्ण रूप से प्रभुत्व इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाल वाला जो हो जाएगा इसका हो जाएगा। लेकिन ये हमारा जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है इसमें हमारा आंशिक रूप से यानी एक कैपिटल आर का भी है और एक स्मॉल आर का भी है, यानी लाल का भी है और सफेद का भी है। तो यानी इसमें अगर देखेंगे तो ये अपूर्ण है, ठीक है। अपूर्ण प्रभुत्व आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही हमारा अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत हो जाता है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने यहाँ पे दिया गया 15वां प्रश्न है कि अनुकूलन जो है किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए कि लवणमृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से केवल आप देखते चलिएगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए अनुकूलन भाई क्या होता है? अनुकूलन का मतलब क्या है पहले इसको ध्यान से केवल समझते चलिए। अनुकूल का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी व्यक्ति है उसके नहीं कहते हैं कि हमारे ये पर्यावरण जो है हमारे शरीर के लिए अनुकूल है। आप अभी बोलते होंगे कि अनुकूल है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे किसी भी जीव के शरीर में होने वाली अस्थायी बदलाव जिससे वह अपने पर्यावरण में आसानी से रह पाता है, ठीक है। यानी वो अपने पर्यावरण में आसानी से रह पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैसे कि कोई भी मान लीजिए जीव है तो उसके लिए कौन सा वातावरण जो है वो उसके लिए सही है, वही आपका यहाँ पे अनुकूलन होता है, ठीक है। वो आप ध्यान रखिएगा। यह बदलाव जीव की संरचना और कार्य में होता है, ठीक है। अनुकूलन विकास प्राकृतिक चयन की वजह से होता है और यह बदलाव जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मान लीजिए कि कोई भी मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य है तो इस मनुष्य क्या होता है जिस पर्यावरण में वो एडॉप्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ठंडे में प्रदेश में रहता है, ठीक है, तो वो ठंडे के हिसाब से वहाँ पे ढल चुका है। अब उसको गर्मी में लाएंगे ना तुरंत तो वो मतलब उसको मतलब एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, यानी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अब मान लीजिए कोई गर्मी में रह रहा है तो उसको ठंडी में लेके जाएंगे तो वो भी भाई उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो यानी अनुकूलन का मतलब कि बेस्ट पर्यावरण यानी किसके लिए वो अनुकूल है, ठीक है।
तो वही बोला गया है कि यह जीव बदलाव जो होता है वो जीव की संरचना और उसके कार्य में होता है, ठीक है, यानी कहाँ पे वो है, किस प्रकार का कार्य कर रहा है, उसके हिसाब से वो अनुकूलन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो बस इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, आपको इसमें फुल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई बस क्यों लिखना क्या है इसमें कि पर्यावरण में जो कि मतलब कि किसी भी जीव के शरीर में अस्थायी बदलाव जिससे वो अपने पर्यावरण के अनुसार रहता है, यानी आसानी से रह पाता है, और बदलाव में जीव संरचना और कार्य में अनुकूलन विकास प्राकृतिक चयन की वजह से होता है, और ये बदलाव जो है वो पीढ़ियों तक चलता रहता है। भाई एक पीढ़ी आई फिर उसकी वो भी, जैसे मान लीजिए कोई ठंडे में उसकी दूसरी पीढ़ी आई तो वो भी वहीं पे ठंडे में ही रहेगी, और फिर तीसरी आएगी तो वहीं पे रहेगी, तो इस प्रकार से चलता रहता है। आई होप आपको समझ में आएगा, ये आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब इसमें पूछा गया कि लवण जो मृदोदित है पौधे अपने वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं, यानी लवण यानी लवण युक्त जो मृदोद्भिद होते हैं, यानी मृदा में जो आपके जो पौधे होते हैं वो पर्यावरण के लिए कैसे अनुकूल होते हैं, यानी जो लवण युक्त होते हैं, यानी जिसमें भी नमक की मात्रा होगी, तो वो जैसे मान लीजिए आप नहीं करते हैं कि खेतों में आप जो डाई पोटाश जो छिड़कते हैं, तो इसमें क्या होता है नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये लवण वाले जो पौधे होते हैं ना, ये भी पौधों के लिए अनुकूल होते हैं, वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं, क्योंकि वातावरण में यह जो कि पर्यावरण को यहाँ पे संतुलित बना करके रखते हैं, ये जो मृदबोधित यहाँ पे पौधे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें लिख दीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं 16वां स्वभोजिता से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण भी आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई स्वभोजिता भाई क्या होता है, तो इसको ध्यान से केवल देखते चलिएगा। स्वभोजिता भाई क्या होता है, तो ध्यान से केवल देखिए। स्वभोजिता यह सहजीवी संबंध है, ठीक है, यानी कि दो मतलब कि जीवों के बीच में ही होता है सहजीविता स्वभोजिता। अब स्वभोजिता का मतलब क्या होता है कि इसमें जीव जो होता है, एक जीव जो होता है इसको फायदा हो जाता है, दूसरे जीव को क्या होता है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा भी होगा, आपने अमर बेल का पौधा देखा होगा, ठीक है, अमर बेल का। अमर बेल भाई क्या करता है ना कि दूसरे पेड़ों पे एकदम देखेंगे ना एकदम छाप लेता है चारों ओर से, जैसे पेड़ के ऊपर ना एकदम आ जाएगा और चारों से छाप लेगा। अब इस वजह से क्या होता है कि वो पेड़ जो होता है वो अच्छे तरीके से सूर्य की जो रोशनी है उसको नहीं पा पाता है, ठीक है, यानी वो अपने अच्छे तरीके से भोजन को नहीं पका पाएगा, जिसके कारण वो पेड़ पौधा जो होता है वो सूखने लगते हैं, यानी अमर बेल के कारण। लेकिन ये जो स्वभोजिता होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें एक जीव जो होता है इसको तो फायदा होता है, लेकिन दूसरा जो जीव होता है इसको कोई भी नुकसान भी नहीं होता है, ये अपने यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो यानी स्वभोजिता इसी को हम कहते हैं। जैसे आर्किड का पौधा जो देगा और आम का पेड़, जैसे आम के पेड़ पे देखेंगे ना तो आर्किड का पौधा यहाँ पे आ जाता है, लेकिन आर्किड का पौधा तो आ गया है, लेकिन इससे कोई आम को फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आम को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो रहे चाहे ना रहे, यह स्वभोजिता यही होता है हमारा, ठीक है, यानी एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन इसके बदले दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। और एक होता है ना कि भाई एक को नुकसान, एक को फायदा हो रहा है तो एक को नुकसान हो रहा है, ये भी होता है, ठीक है। तो एक हमारा जैसे हमारा वो पैरासाइट होता है, ठीक है, पैरासाइट यानी परजीवी कहलाते हैं, ठीक है, वो भी हमारे होते हैं, एक हमारे पैरासाइट भी बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है स्वभोजिता, सजीविता, ये सब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे इससे एक प्रश्न, ठीक है, तो ध्यान रखिए। और उदाहरण में भी आपको लिख देना है कि आर्किड का पौधा। आगे हम बात कर लेते हैं कि मेंडल के प्रभाविता का आपको यहाँ पे वर्णन यहाँ पे करना है, ठीक है, उसका नियम भाई क्या है, तो मेंडल का एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे छपने वाला प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि मेंडल का भाई प्रभाविता का सिद्धांत यहाँ पे क्या कहता है कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण यहाँ पे छिपे रहते हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे संकरण कराया था इस प्रकार से कुछ, तो ये भी हमारा प्रभाविता का सिद्धांत है, जिसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है कि इसमें आर जो है ना, आर का हमको प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें भी हमारा आर का प्रभाव है, इसमें भी हमारा कैपिटल आर का प्रभाव है, इसमें हमारा कैपिटल आर का प्रभाव है, यानी इसमें जो पहला वाला है, यानी ये हमारा जो पहला है, जैसे मान लीजिए हमारा एक लाल है और एक हमारा सफेद है, तो इसमें हमारा जो लाल पुष्प वाला है, जैसे हमारे ये हमारा क्या बना, तो हमारा केवल लाल बन गया है, ठीक है, और इसमें भी हमारा लाल और सफेद दोनों आया है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें हमारा प्रभाव जो है ना वो हमारा लाल का ही देखने को मिलेगा, यानी जो पहला वाला है, यही हमारा मेंडल का यहाँ पे नियम यहाँ पे कहता है, ठीक है, और इसमें भी हमारा लाल वाला ही प्रभाव होगा, और इसमें जो होगा हमारा पूर्ण रूप से जो होगा हमारा सफेद वाला होगा, ठीक है, सफेद वाला होगा। तो अब आप ही कंसीडर यहाँ पे करिए कि यहाँ पे लाल है, इसमें भी लाल है, इसमें भी लाल है, तो लाल वाला हमारा ज्यादा हो जाएगा, सफेद वाला कम हो जाएगा। तो ये हमारा यानी पहला वाला जो भी हमारा रहेगा ना, इस जो भी जीव होगा या फिर जो भी हमारा कारक होगा उसका प्रभाव हमको ज्यादा देखने को मिलता है, यही हमारा कहता है मेंडल का प्रभाविता का नियम। तो ध्यान रखिएगा, जब विपरीत लक्षणों वाले, जैसे मैंने आपको दिखाया कि आर है और एक स्मॉल आर है, तो यहाँ पे वाले के बीच में संकरण कराया जाता है, तो एक पीढ़ी जो होती है उस पर कोई भी प्रभाव, जो प्रभावी लक्षण जो है दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो छिपे रहते हैं, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पे इस प्रकार से उदाहरण में लिख देना है, यहाँ पे उदाहरण बना दीजिएगा, आर यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे स्मॉल लिख दीजिएगा, और यहाँ पे इस प्रकार से आप जिसमें ऊपर यहाँ पे बनाया था वैसे यहाँ पे बना दीजिएगा, इसको दिखा दीजिएगा, आपको इसमें फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपको इसमें कटेगा नहीं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अगला भाई प्रश्न आपको यहाँ पे क्या दिया गया
देखिए अगर आपका हमें प्रश्न दिया गया है कि प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा जो होता है वो क्या होता है, ये आपसे हमें पूछे गए। तो प्रतिरक्षा जो है वो क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो हम बात करते हैं भाई प्रतिरक्षा जो है वो क्या है। ध्यान से केवल आप देखते चलिए, प्रतिरक्षा के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से प्रतिरक्षा की बात करते हैं, यानी इम्यूनिटी नहीं कहते हैं, मेरी इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत ही मजबूत है। तो यहाँ पे ध्यान कि प्रतिरक्षा या फिर इम्यूनिटी जो होता है वो क्या होता है, तो शरीर की वह प्रणाली होती है जो संक्रमण से हमें बचाती है, ठीक है। संक्रमण यानी हमको रोगों से जो बचाती है वही हमारा प्रतिरक्षा होता है। प्रति का मतलब कि हमको विपरीत रूप से हमको बचाती है यानी रक्षा करती है, ठीक है। प्रतिरक्षा यानी कीटाणु से हमको बचाती है, फिर संक्रमण जो तत्व है उनसे हमको बचाती है, वही हमारा प्रतिरक्षा या फिर इम्यूनिटी होता है। यह शरीर की कोशिकाओं को, ऊतकों को, ठीक है, ऊतक अंगों और रसायनों से मिलाकर बनी होती है, ठीक है। यानी जो हमारी प्रतिरक्षा यानी होती है, जो प्रतिरक्षा हमारी करती है वो ऊतकों, अंगों और यहाँ पे जो रसायन से मिल करके यहाँ पे बनी होती है। और प्रतिरक्षा प्रणाली में शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कैंसर और यहाँ पे अन्य कोशिकाओं के हानिकारक से यहाँ पे चीज़ों से हमको यहाँ पे बचाती है, ठीक है। यानी ऐसा पूरा करने का मतलब हमारा यही है कि बस आपको ध्यान रखना है, प्रतिरक्षा हमारे क्या होता है कि ये हमको वायरस, फंगस या फिर अलग अलग जो कोशिकाएं होती हैं उन संक्रमण से हमको बचाती है। यही हमारा प्रतिरक्षा का मुख्य काम होता है। अगर देखेंगे एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में हमारा जो विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए जो होता है हमारा मुख्य रूप से प्रतिरक्षी अम्ल है, मतलब कि प्रतिरक्षी विटामिन यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए प्रतिरक्षी विटामिन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमको कीटाणु से बचाता है, ठीक है, यानी संक्रमण से बचाता है, जिसमें हमारा गाजर जो हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा विटामिन ए के लिए। आई होप आपको क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न के सामने दिया गया। तो भाई अगला हमारा भाई प्रश्न कौन सा है, तो अगर हमारा प्रश्न देगा 19वां प्रश्न, ठीक है। 19वां प्रश्न आपको बोलेगा कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को बताना है, ठीक है। तो भाई इसको कैसे करें, तो देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण भाई कैसे होता है, तो देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण का भाई एक ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें एक हमारा जेड होता है और एक हमारा डब्ल्यू होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बस इसी से हमारा हो जाएगा। देखिए तो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो जेड और डब्ल्यू पे सेक्स गुणसूत्रों की वजह से यहाँ पे होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी एक होता हमारा जेड और एक हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। अब इन्हीं को जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे यहाँ पे बनेगा, देखिए नर जो पक्षी होते हैं वो जेड से होता है और मादा जो पक्षी होती है हमारे जेड डब्ल्यू से गुणसूत्रों से होते हैं, ठीक है। मादा जो पक्षी होती है विषम युग्मक होते हैं, जबकि नर जो होते हैं वो समयुग्मक यहाँ पे होते हैं। कैसे भाई, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा जेड हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम इसको जब संकरण कराएंगे ना, तो एक तो हमारा इसमें से जेड में से आ जाएगा, एक हमारा डब्ल्यू में से आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा हो सकता है कि इसमें जो कि जेड में से आ जाए और एक हमारे यहाँ पे देखिए एक हमारा जेड आ जाए और दूसरा भी हमारे यहाँ पे जेड आ जाए, ठीक है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और या तो हो सकता है हमारे यहाँ पे कि एक हमारा डब्ल्यू हो जाए और दूसरा भी हमारा डब्ल्यू हो जाए, ठीक है। यानी ये भी हमारा हो सकता है। यानी इसमें कहने का मतलब क्या है कि एक हमारा इसमें से आ जाएगा और एक हमारा इसमें से आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मादा, यहाँ पे पक्षी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही हमारा जेड आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा गुणसूत्र जो हो जाएगा नर पक्षियों के लिए हो जाएगा, यानी जो नर होते हैं, और ये हमारे सम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सम युग्मक होते हैं, यानी दोनों ही जेड होगा, यानी समान होगा, ठीक है। और वही अगर बोलेगा मादा वाला को तो हमारे यहाँ पे असमान हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको विषम लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका आपसे पूछ सकता है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है किस प्रकार से होता है, तो ध्यान रखिएगा केवल इसमें एक जेड होता है और एक हमारा डब्ल्यू होता है, उसी में आप यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे करा दीजिएगा, जिस प्रकार से हमने आर और जो स्मॉल आर यहाँ पे कराया था, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कि वाटसन एंड क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का जो मॉडल है, द्विकुंडली मॉडल, उसकी नामांकित यहाँ पर कुछ चित्र बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 3 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये भी हमारा 3 नंबर का है। देखिए मैं आपको 3 नंबर के हिसाब से यहाँ पे बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से केवल आप देखते चलिए। देखिए यहाँ पे हमारा पूछा गया कि जेम्स वाट जो कि देखिए जेम्स वाटसन और यहाँ पे क्रिक, ठीक है। बस केवल आपको यही दिया था कि वाटसन और क्रिक, आप ये भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स यानी डबल जो हेलिक्स मॉडल है यानी संरचना है का यहाँ पे मॉडल दिया है। इस मॉडल में डीएनए की 2 कुंडली स्टैंड लगे हुए हैं, ठीक है। यानी 2 कुंडली, यानी इस प्रकार से 2 कुंडली आपका यहाँ पे बना होता है, ठीक है। 2 कुंडली होता है, 2 कुंडली से मिलकर बना होता है। इन दोनों स्टैंड में नाइट्रोजनी बेस होता है, ठीक है। यानी नाइट्रोजनी बेस होता है, ध्यान रखिएगा, यानी नाइट्रोजनीकरण होता है इसमें। ये जो हमारे डीएनए का मॉडल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए नाइट्रोजनी बेस होता है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब इसको बनाना कैसे है, क्योंकि आपका नामांकित चित्र बोला है तो आप कैसे इसको बनाएंगे, 3 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए कैसे भाई करेंगे, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो ए है वो टी के साथ है, यानी डबल बॉन्ड टी के साथ, और जी जो है हमारा सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए ए जो है हमारे इसमें थाइमिन होता है, यानी जो हमारे डीएनए का जो मॉडल होता है उसमें हमारा थाइमिन होता है, लेकिन जो हमारा आरएनए का जो मॉडल होता है उसमें यूरेसिल होता है। मैंने आपको अभी ऊपर मैंने बताया कि
कि यहाँ पे यूरेसिल होता है, ठीक है, यानी अंतर हमारा ये होता है। तो आपसे डीएनए पूछे गए, यानी इसमें थाइमिन यहाँ पे होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ यानी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, तो ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा क्या बोलेगा, एडेनिन, थाइमिन यानी डबल बॉन्ड और गुआनिन, साइटोसिन ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसी को दोहरा देंगे आप, इसको उल्टा कर देंगे और इसको यहाँ पे ला देंगे, ठीक है, फिर इसको उल्टा कर देंगे, इसको यहाँ पे ला देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस प्रकार से बना देना है। आपको इसमें फुल नंबर मिलेगा। इसमें आपको जितना भी नंबर यहाँ पे 5 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, आपको पूरा नंबर इसमें मिलने वाला है। इस प्रकार से आपको पूरा बना देना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये आपको टोटल हमने यहाँ पे 20 प्रश्न बना दिए और ये थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए भाई आधे घंटे आपको लगभग हो गया, ठीक है। तो आप तब इतने प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपको 20 प्रश्नों को यहाँ पे जो कि पूरे सॉल्व करके यहाँ पे विद आंसर के साथ हमने बता दिया है। तो आई होप आपको समझ आएगा। अब इसके आगे जितने भी हमारे प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे जो भी प्रश्न है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे। तो आई होप आपको पूरी एकदम चीज़ें जो है आसानी से आपको 20 प्रश्न जो है क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जोर से क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम इसके आएगा जब हम पार्ट बनाएंगे और वीडियो को जब अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अपने दोस्तों में इसको जोर से शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको आसानी से यहाँ पे पढ़ सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर यहाँ पे गेन कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।